नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव के महासंग्राम में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी मंथन में जुटी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, क्या देरी है? बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं, अब तो आपको इतना समय भी मिल गया कि सामने वाले प्रत्याशी को देख करके भी आप प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन गठबंधन की अटकलें लग रही थी, वो अटकलों पर भी विराम लगा दिया गया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आशीष जी, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक सीट को बहुत गहनता से स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जहां तक 7 उपचुनाव की बात है, 7 सीटों पे हमारे उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं, केवल मात्र बाकी है तो केवल घोषणा बाकी है। कुछ घंटों में घोषणा होने वाली है। निश्चित रहें, शानदार 7 उम्मीदवार आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से शिकस्त देकर विधानसभा में पहुंचेंगे, इस बात का कांग्रेस पार्टी को और मुझे भरोसा है। कहीं ये देरी नहीं है? बीजेपी ने जिस प्रकार से जो काम एक्सरसाइज होना था, होमवर्क जो करना था, वो होमवर्क पहले ही कर लिया, और बीजेपी के प्रत्याशियों को इस बात का एडवांटेज जरूर मिलेगा कि उनको समय से टिकट मिल गया, मैदान में जाने का मौका मिल गया, कैंपेनिंग करने का मौका मिल गया। और कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक असमंजस है, अभी तक भी खेमेबंदी जारी है। लोग दांवपेच लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको भी टिकट की उम्मीद है। ऐसे में सबको बैलेंस करना, उनको सबको चुनाव में एकजुट करके लगाना, तो कहीं ये नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए आशीष जी, पहले जिसको टिकट मिलता है निश्चित तौर पर वो कैंपेन करने में उसको सुविधा मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना कैंपेन चालू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के भी टिकट घोषित हो जाएंगे, कैंपेन चालू हो जाएगा, निश्चिंत रहें। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी आपको याद होगा ये 400 पार भी जा रहे थे, राजस्थान में 25 पार भी जा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के गणित क्या है ये तो पूरा राजस्थान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमने राजस्थान में बेहतर विपक्ष की हम भूमिका निभा रहे हैं। 7 अच्छे उम्मीदवार आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर विधानसभा में पहुंच करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा करेंगे, इस बात का मुझे और हमारी कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से टिकटों की घोषणा को लेकर कांग्रेस अभी भी मंथन के दौर में चल रही है और बीजेपी एक कदम आगे अपने 6 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपने अनुरूप कार्य करते हुए आगे बढ़ती है। चुनाव हो या नहीं हो, हमारी एक रीति और नीति है, उसी अनुरूप कार्य करते हैं। और यहाँ भी उसी रीति अनुरूप कार्य करते हुए सेवा, सुशासन और जन कल्याण की भावना को आगे देखते हुए हमने कार्य किया है और आगे भी करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ टिकट वितरण हो चुका और कांग्रेस अभी भी नहीं कर पाई, उसके अनेकों कारण है। क्योंकि कांग्रेस अभी तो यही तय नहीं कर पा रही कि गठबंधन करना है नहीं करना है, या फिर इनके साथ जो ठगबंधन था इनका लोकसभा चुनाव में, वो जनता के सामने आ चुका है। या अभी भी सोच रहे हैं कि आरएलपी और बीएपी इनको समर्थन दे दे या ये उन्हें समर्थन दे दे। ये तो अभी भी जबरदस्ती गठबंधन करना चाह रहे हैं उनके साथ कि कैसे भी करके हमारा पल्ला झाड़े हम इनसे। क्योंकि 3 सीटें, ये मान लीजिए आशीष जी, 3 सीटों पर इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। पहली बात तो ये उम्मीदवार ही नहीं खड़ा कर पा रहे उन 3 सीटों पर, सरुम्बर, चौरासी और खींवसर, क्योंकि वहां पे इनके नेताओं को डर है कि यहाँ पे हमारी जमानत जब्त होने वाली है। चौथी सीट है झुंझुनू। झुंझुनू की हालात ये है, इनके सामने विकट परिस्थितियां हैं कि जिनको ये अपना वोट बैंक समझते थे और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर इन्होंने जिनका शोषण किया, वो लोग आज इनके सामने हैं और वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि हम वहां से टिकट किसे दें। यही स्थिति आप देखिए तो आपकी देवली उनियारा की है। देवली उनियारा में इनके एक मजबूत प्रत्याशी नमोनारायण जी मीणा क्या कह रहे हैं इनके सांसद के लिए कि मेरे भाई ने मुझे धोखे में रखा। आप समझ सकते हैं कि इनकी पार्टी के नेता आपस में धोखे में रख रहे हैं, एक भाई भाई को धोखे में रख रहा है, तो जनता में क्या संदेश जा रहा है? जनता समझ चुकी है कांग्रेस का मतलब है ये ठगबंधन करती है। लोकसभा में दूसरा आईना होता है, विधानसभा में दूसरा आईना होता है, और जो भी वादे करते हैं वो कभी पूर्ण नहीं होते। तो जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है और इनकी फूट देखिए, इतनी मीटिंग्स हो चुकी है। ये गोविंद सिंह डोटासरा जी कुछ और कह रहे हैं कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अलग बैठ के कर रहे हैं, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके गठबंधन हो जाए। और यहां तक कि सचिन पायलट को तो मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है।
तो ये बताए ना आखिर कि ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस में कि सरकार जाने के बाद भी अभी तक ये लोग एक नहीं हो पा रहे। बड़ी विकट स्थिति है। मैं समझता हूं राजस्थान को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत थी, कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका निभाए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पहले एक हो जाइए और सामने विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाइए। राजकुमार जी, विपक्ष मजबूत नहीं नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष को विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है और धड़ों में बटा हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। पार्टी एकजुटता के साथ में मैदान में नहीं जा रही है, तो क्या ये खामियाजा उठाना पड़ सकता है? क्योंकि अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो उस समय भी अगर देखा जाए तो बीजेपी ने सबसे पहले सूची जारी की थी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची देर तक जारी होती रही थी, और उपचुनाव में भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब इससे भी क्या सबक लेने की जो जरूरत थी, वो सबक लेना उचित नहीं समझा पार्टी ने? आशीष जी, अभी देरी कुछ भी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर टाइम से पहले टिकट घोषित हो जाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 6 घोषित कर दिए, 1 घोषित नहीं किया है। इनके भी डिस्कस चल रहा होगा, डिस्कस हमारे भी चल रहा है। एक एक सीट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लेना चाहते हैं। हम सारे चुनाव को जीतना चाहते हैं, ईमानदारी से जीतना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, विपक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं राजस्थान में, राजस्थान की जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, नीली छतरी वाले हमने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, हम उसकी महती भूमिका अच्छे से निभाएं। क्या बैलेंस किया जा रहा है? जिस प्रकार से नमो नारायण मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बयान वायरल हो रहा है, उस बयान में भाई पर जो आरोप लगाया, अभी वीरेंद्र जी ने भी उसी बात को कोट किया है, तो क्या ये इस प्रकार की जो बगावत के सुर है उनको बैलेंस करके फिर बाद में टिकट जारी करने की कोशिश की जा रही है? अब बैलेंस तो आपने देखा ना, हेलीकॉप्टर गए थे, चार्टर विमान गए थे, पकड़ पकड़ के लाए, एसपी कलेक्टर इकट्ठा कर करके लाए, मंत्री गए, उनको बैठा बैठा करके और जयपुर लाए, मुख्यमंत्री से हाथ मिलवाए गए, फोटो वायरल करवाई गई है, पूरे मीडिया को प्रचारित किया गया है। तो इनके घर में क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी खुद देखे, हमारे घर को क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। और आपको आशीष जी ताज्जुब होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के अध्यक्ष है आदरणीय मदन राठौड़ साहब, वो तो खुद बगावती नेता है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव उन्होंने पर्चा भरा था और देश के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा जब जाकर उन्होंने पर्चा वापस लिया था। तो वो खुद ही बगावती नेता है और वो जिसके शिष्य कहलाते हैं, आदरणीय हैं, वो कुछ पिछले 5-7 साल से खुद बगावती मूड में बैठी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। कैबिनेट मिनिस्टर 4-5 महीने से इस्तीफा दिए घूम रहे थे, अब जाके कहीं छोटे भाई को टिकट मिला है, तो अब वो पता नहीं सीट संभालेंगे नहीं संभालेंगे, कामकाज संभालेंगे नहीं संभालेंगे। देश के तिरंगे झंडे के लिए कलेक्टर और एसपी को रिक्वेस्ट करना पड़ा था। पूरे राजस्थान ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि तिरंगे झंडे के लिए भी उनको बहुत मान मनवार करके लाया गया था कि झंडा तो फहरा दिए साहब। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। इनके जो प्रभारी आए आदरणीय अग्रवाल साहब, यूपी से फ्रस्ट्रेटेड होकर आए यहाँ पे आते ही कभी राठौड़ साहब पे अटैक कर रहे हैं, कभी गहलोत साहब पे कर रहे हैं, कभी पायलट साहब पे कर रहे हैं, अजीब अजीब बयान दे रहे हैं, चाहेंगे शिक्षा मंत्री हो। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, सरकार संभाले, राजस्थान की जनता को संभाले, सर्कस करना बंद करे। लिस्टें जारी हो रही है, तबादले हो नहीं रहे, होते हैं उनको फिर 12 घंटे बाद, 8 घंटे बाद चेंज करना पड़ता है। विदेश घूमने गए थे, पहले दूसरे डिप्टी सीएम गए थे, अब के डिप्टी सीएम गए, ठीक है, और पहले वाले गए थे, उनकी कहानियां पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, राजस्थान देख रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, विकास करिए राजस्थान का। वीरेंद्र जी, खुद के घर को देखने की नसीहत दी जा रही है विपक्ष की ओर से। बीजेपी खुद का घर नहीं संभाल पा रही है, बगावती नेता थे, उन्हें बागडोर संभाला दी गई प्रदेश की, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं राजकुमार जी की ओर से। देखिए, 1885 में जब एक विदेशी ने कांग्रेस की स्थापना की थी, उसके बाद से कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रहित के लिए कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया या तो नेताओं के फायदे के लिए, अपना घर बढ़ने के लिए, या भ्रष्टाचार और सरकार और इस देश की नया डुबोने के लिए किया। आज आप स्थिति समझिए, यह देश कभी का विकसित हो चुका होता अगर कांग्रेस सही से कार्य करती, लेकिन विकसित होने का सपना भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखना पड़ रहा है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उसी संकल्प को आगे बढ़कर हमने कार्य भी किए। लेकिन कांग्रेस की मनोस्थिति अभी भी वही की वही है कि हमें प्रदेश और देश के हित में बात करनी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री विदेश गए, पहली बार इस देश की किसी ऐसी राज्य सरकार ने कार्य किया कि अपने प्रथम वर्ष में इन्वेस्टर समिट करने का आयोजन कर रही है, और इतने बड़े बड़े एमओयू साइन भी हो गए। आप ये देखिए, राजस्थान की विकट परिस्थितियां किस में है? बिजली और पानी में। बिजली के लिए अभी कल ही यूएई की सरकार के साथ राजस्थान की सरकार ने एमओयू किया है, करीबन 50,000 गीगावाट, 50,000 मेगावाट का समझौता हुआ। आप समझिए बिजली के क्षेत्र में राजस्थान कितना अग्रणी प्रदेश बनेगा। और इसी प्रकार
जल के संबंध में हम जो 3 योजनाएं लेके आए हैं, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना हो, या फिर देवास परियोजना का तृतीय चतुर्थ चरण हो, या फिर यमुना नदी समझौता हो, इन सब को भी कांग्रेस पचा नहीं पा रही। आप स्थिति देखिए, हरियाणा के जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया उसमें क्या कहा इन्होंने कि हम राजस्थान से जो समझौता हुआ है उसे रद्द कर देंगे। इनके नेता हरियाणा में प्रचार करने गए, वहां ये क्यों नहीं बोले कि भैया राजस्थान की हित की बात है, पहले ये पॉइंट हटाओ। तो अभी तो झुंझुनू की जनता इनसे जवाब लेगी कि आपने हरियाणा में ऐसा क्यों होने दिया, जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यमुना जल पे समझौता कर चुकी है हरियाणा से, तो आपने ऐसा क्यों होने दिया कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार बनती तो उसे पलट देती। इस प्रकार के जब यह निर्णय करती है कांग्रेस, तो जनता देखती है, और जनता विधानसभा चुनाव में इन्हें आईना दिखा चुकी है। स्थानीय चुनाव जब यहां हुए अभी विधानसभा चुनाव के बाद, उनमें भी इनको आईना दिखा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यह समझ नहीं रही है। अभी भी अपनी नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं, चाहे हरीश चौधरी जी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे इनके दूसरे नेता हो, वो सब ये सोच रहे हैं जूली जी हो या अशोक गहलोत जी हो कि चौधरी कौन है, राजस्थान में किसकी ज्यादा चढ़ेगी, ये अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे। और स्थिति तो यही नहीं, आप ये देखिए, आज मैंने कुछ फोटो प्रियंका गांधी जी की वहां की देखी नॉमिनेशन की, तो उसमें माननीय इनके अध्यक्ष जी को और सोनिया गांधी जी को पीछे बिठाया गया है। ये कहते हैं कि आलाकमान तय करेगा। भैया आलाकमान आपके यहाँ कौन बन रहा है? प्रियंका गांधी जी का बेटा, प्रियंका गांधी जी के पति, या प्रियंका गांधी जी, या फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पीछे बैठे हैं जिनके लिए आप आलाकमान शब्द का यूज करते हैं। तो कांग्रेस की स्थितियां इनके परिवार में भी ठीक नहीं है, ना राजस्थान के संगठन में ठीक है, और सबसे बड़ी स्थिति है कि ये प्रदेश का हित ही नहीं देख रहे। तो राजस्थान की जनता देख रही है कि प्रदेश के हित में कौन साथ दे रहा है या कौन प्रदेश के हित के लिए कार्य कर रहा है। और हम समझते हैं हम चुनाव में भी यही लेके जाएंगे कि किसने प्रदेश के हित के लिए कार्य किया है। तो जनता तैयार है इसी मुद्दे पे वोट करने के लिए, और निश्चित रूप से वहां के, क्योंकि देखिए आशीष जी, ये उपचुनाव है, उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी रहते हैं, और स्थानीय मुद्दे को पूरा करने का कार्य कोई कर सकता है तो सरकार करती है। तो जनता भी देख रही है, और जनता यह भी देख रही है कि यह सरकार ऐसी आई है जो कार्य करने का मादा रखती है, कार्य करने के लिए तैयार है, कार्य कर चुकी है, कार्य करने के लिए तैयार नहीं, कार्य कर चुकी भी है, राजस्थान की प्रमुख समस्याओं का अंत करने का कार्य कर भी चुकी है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी ने एक के बाद एक आरोपों की झड़ी कांग्रेस पर लगाई, उसका जवाब लेते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। राजकुमार जी, जिस प्रकार से अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि जनता विधानसभा चुनाव में आईना दिखा चुकी है, राजस्थान में चौधरी कौन है इसको लेकर भी असमंजस बना हुआ है, कांग्रेस की अंदर खाने की स्थिति ठीक नहीं है, अलग अलग गुटबाजी में कांग्रेस नजर आ रही है, प्रदेश में बीजेपी विकास के नाम पर जाने वाली है, और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। आशीष जी, आप ही के चैनल पे लगातार डिबेट्स हुआ करती थी एआरसीपी के पानी को लेकर के। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, पूरा राजस्थान A1 टीवी पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता है, 13 जिलों का किसान पूछ रहा, 13 जिलों का खेत पूछ रहा है कि एक बूंद पानी नहीं आया अभी तक। ये बातें बड़ी बड़ी तो आप रुकवा रहे हैं, ये बातें करते थे बड़ी बड़ी, एमओयू साइन हो गया है, एमओयू के बाद उद्घाटन करने की बात आती है तो टीकाराम जूली कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए, पीएम मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो कि एमओयू के बाद उद्घाटन हो रहा है, और आप कह रहे हो कि वो नहीं होना चाहिए। आशीष जी, एमओयू है कहां? सार्वजनिक तो एमओयू हुआ है, तभी हरियाणा के साथ पानी आ रहा है, वीरेंद्र जी पानी है कहां? आपकी बात कंप्लीट। 11 महीने हो गए आशीष जी, 11 महीने में एक बूंद पानी राजस्थान के किसान को और खेत को नहीं मिला है। 11 महीने में पानी नहीं है। 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कहती थी कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। अब आप बताइए, बड़े मगरमच्छ है या नहीं है, ये तो तय कर लो। और अगर है तो पकड़ो, और अगर नहीं है तो राजस्थान की जनता से माफी मांगो। ये बड़े बड़े डींगे हाँकने से, बड़े बड़े चुनाव की तरह भाषण देने से, आपको पता पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल आया था राजस्थान में और बड़ी बड़ी बातें करके गया था। मैं तो आपके चैनल में फिर भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं कि किसानों को पानी दे दीजिए। पानी जैसे मुद्दे पे पॉलिटिक्स मत करिए। हरियाणा में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी आपकी है, और मध्य प्रदेश में भी आपकी जवाब ले लेते आपकी, तो पानी ले आइए। आपकी बात का जवाब ले लेते वीरेंद्र जी से। राजकुमार जी, आपका झूठ आपने अपने सामने ही बोल दिया। या तो आप यह स्वीकार कर लीजिए कि आपने हरियाणा में जो घोषणा पत्र दिया था, जो जनता से वादे किए थे, या तो वो झूठे थे। आपने कहा यमुना जल जो समझौता हुआ, और यहां कह रहे हैं कि एमओयू नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ। डबल स्टैंडर्ड मत कीजिए। ये राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता भी आपके इन स्टैंडर्ड्स को पहचान चुकी है कि आप बोलते क्या हैं, करते क्या, और अपनी बात से खुद ही पलट जाते हैं।
हरियाणा में आपने कहा यमुना जल जो समझौता हुआ राजस्थान और हरियाणा के बीच, हम उसे रद्द कर देंगे। अब बताइए आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ? इतना झूठ मत बोलिए राजकुमार जी कि जनता आपको यहीं पे चैनल पे, अभी आपके यहाँ पे व्यूज या रिप्लाई देखेंगे तो आपको लोग बोलेंगे राजकुमार जी झूठ ना बोलें कृपया। हरियाणा में कुछ बोलते हैं और A1 टीवी चैनल के ऊपर बैठकर कुछ और बोलते हैं। तो मेरे मित्र, राजनीति को सकारात्मक रूप में देखिए। आप हमारे बड़े भाई हैं, क्या आदर्श दिखाएंगे आप हम लोगों को ऐसे झूठ बोलकर चैनल पे? तो मेरा मैं एक मानना है, ERCP के ऊपर भी आप कभी भी आ जाइए। एक दिन मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा, पूरी एक डिबेट रखिए ERCP पर, और मैं पुनः आपके चैनल डिबेट की जरूरत नहीं, किसान को पानी चाहिए, माध्यम से, किसान को पानी चाहिए, हरियाणा से पानी चाहिए और ERCP का भी पानी चाहिए। लगातार किसान पानी मांग रहा है, खेत पानी मांग रहा है। आप समझौता रद्द क्यों करने जा रहे थे? कांग्रेस में इन्वेस्ट निकालने का प्रयास कर रही है। क्यों करने जा रहे थे? पानी चाहिए, पानी, किसान पानी मांग रहा है, आप तो जो पानी पानी मांग रहा है, किसान का खर्च सूखा है। 11 महीने हो गए आपकी सरकार को। 5 साल में आपने पानी नहीं पहुंचा पाए। आप तो आपके डबल इंजन के मंत्री बताए, आशीष जी, शेखावत बताए कि राजस्थान को पानी क्यों नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, ये उपचुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें 7 की 7 सीटों पर पेयजल और सिंचाई का पानी बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। और आप ये देखिए कि जल जीवन मिशन और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जो हर घर योजना चलाई गई थी, हर घर जल योजना चलाई गई थी, हर घर नल योजना जो चलाई गई थी, उसमें भी इन्होंने इतना करप्शन किया कि 25 करोड़ घरों में, 25 लाख घरों में जो नल पहुंचाने थे वो नहीं पहुंचा पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहले ये कार्य किया है और हमारे 10 संकल्प यही है कि राजस्थान के 25 लाख घरों में पानी पहुंचाएंगे। पहला विषय। दूसरा विषय हमने कहा ERCP वाला। मेरे मित्र, केवल ERCP नहीं, ERCP को हमने बड़ा कर दिया है। पहले आपने केवल 13 जिले जोड़े थे, हम उसमें 21 जिले जोड़ रहे हैं और 21 जिलों के साथ पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को जोड़कर काम कर रहे हैं। तो राजकुमार जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, वह दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो 3 कार्य किए ना माननीय मुख्यमंत्री जी, जो राजस्थान के लिए भागीरथ बन के आए हैं, वो चाहे देवास की तृतीय चतुर्थ परियोजना हो, चाहे वो यमुना जल समझौता हो, या फिर ERCP पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना हो, आप देखेंगे कि राजस्थान में ऐसा कार्य होगा जो ना पहले कभी हुआ और ना कभी होगा। तो पानी में और बिजली में तो इतने MOU साइन हो चुके हैं, UAE गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है, और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं। भाई आप तो होटलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आपके मुख्यमंत्री के तो आपके उप मुख्यमंत्री के लिए क्या सब थे? नालायक, निकम्मा, नाकारा। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और पहली बार, आशीष जी, मैं आपकी टीवी चैनल पे कह रहा हूं, पहली बार केवल राजस्थान नहीं पूरे देश में ऐसी सरकार बनी है जो 15 पॉलिसियों पर कार्य कर रही है। पहली बार। राजकुमार जी, आप तो विश्वविद्यालय के अच्छे छात्र रहे हैं, पॉलिसी निर्माण के ऊपर आपकी काफी अच्छी वो है, तो आप भी समझते होंगे ऐसी सरकार अगर किसी प्रदेश में आती है तो प्रदेश की समृद्धि के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि 11 महीने हो गए, अभी तक एक बूंद पानी की नहीं आई है, पानी को जनता तरस रही है, कब तक पानी मिल जाएगा? तसल्ली करो, आ रहा है आशीष जी, तसल्ली करो, आ रहा है। आशीष जी, राजकुमार जी को जवाब तो प्रकृति ने दे दिया है। 5 साल तक बहुत सूखा रहा। भगवान राम जी भी हमारे शासन से खुश थे, इतना पानी दिया है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान इतने खुश क्यों है। और दूसरी बात, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि आते ही 2000 रुपए बढ़ा दी। ये तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी रोकना चाहते थे। और दूसरा कब आएगा वो पानी? विषय आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम कब साइन होगा, कब आएगा पानी? कर रखे थे पेट्रोल त्राई कर रही थी, मांग रहा है, किसान बैठा दिया उसके लिए, लेकिन फिर भी अभी तक ये समझ नहीं पा रहे। राजस्थान का नौजवान, राजकुमार जी, राजस्थान की जनता को समझिए, नौजवान को भी आपने ठगा, किसान को भी आपने ठगा, महिलाओं को भी आपने ठगा, और अब भी कह रहे हैं कि राजस्थान का नौजवान, हरियाणा के 11 महीने हो गए आपकी सरकार को, अब तो न्याय कर दीजिए। हरियाणा में आपने क्या कहा? किसान, पहलवान, जवान। हरियाणा में आपने क्या कहा? किसान, पहलवान, जवान। तीनों आपको जवाब दे चुके। राजस्थान में भी यही होने वाला है। आप कितना भी चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, हरियाणा का जवाब राजस्थान की जनता दे देगी आपको। न राजस्थान के घमंड ठीक नहीं है कुछ किया, न राजस्थान के किसान के लिए। आप तो 25 भी आ रहे थे राजस्थान में, 400 बार देश में भी आ रहे थे, और हवा निकलते देर नहीं लगी। फिर भी हमारी सरकार बनी है, मतदाता है, फिर भी हमारी सरकार बनी है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बार NDA सरकार बनी है। और आप पहले 2 बार मोदी सरकार थी, 14 में और 19 में मोदी सरकार।
कांग्रेस की स्थिति परजीवी पार्टी की हो चुकी है, आपने देख लिया। और आज के गठबंधन वाले आपको आईना दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो एक आपसे मानते हैं कि आपके साथ नहीं है, या आप विपक्ष में मानते हैं, जो भी है, लेकिन आप ये तो बता दीजिए इस चैनल के माध्यम से जनता को कि शिवसेना और आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके हरियाणा में आम आदमी पार्टी आपको आईना क्यों दिखा रही है? राजस्थान में, वो तो भूल जाइए, दूसरे प्रदेशों की बात है, राजस्थान में आरएलपी जिसके साथ आपने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, राजस्थान में बीएपी आदिवासी पार्टी, उन्होंने आपको आईना क्यों दिखाया? वो क्यों नहीं आपके साथ गठबंधन कर रहे हैं? पूछ रही है जनता आपसे, जवाब दीजिए उन्हें। आखिर क्या हुआ कि गठबंधन टूट गया आपका? मैंने कहा आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। अरे घर की बात नहीं है ना, देखिए राहुल गांधी का नाम लेते हैं, गठबंधन पे तो है ना, पार्टी का नाम लेते हैं, घर हमारे गठबंधन पे अटैक करते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे इंडिया का गठबंधन है, उन्होंने तो आपको 400 पार पे आने से रोक दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना घमंड छोड़ चुकी है। ठीक है, आपको बेस्ट रिजल्ट मिला राजकुमार जी, गठबंधन करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिले और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, ये मान लेते हैं आपकी तरफ से कि 11 सीटें आपने हथिया ली, तो फिर उस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा है? उपचुनाव में क्यों नहीं गठबंधन पे जाया जा रहा है? विधानसभा चुनाव भी गठबंधन के हिसाब से लड़ सकते थे, क्या दिक्कत है? गठबंधन जब होता है जब दोनों तीनों पार्टियां आपस में बैठ के बातचीत करती है, तय होती है, शर्तें आपस में तय होती है, उनके आधार पर गठबंधन होता है। और गठबंधन करने का काम आलाकमान का है। राजस्थान के वरिष्ठ नेता दिल्ली के नेताओं के साथ बैठ के, जिनके साथ भी गठबंधन करना है, उनके साथ बैठ के चर्चा करते हैं। अगर चर्चा सार्थक होती है तो गठबंधन हो जाता है, और अगर सार्थक नहीं होती है, कहीं कोई छोटी मोटी कमी रहती है, तो इंडिविजुअल चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, चाहे गठबंधन हो और चाहे इंडिविजुअल हो, भारतीय जनता पार्टी के सातों उम्मीदवार वापस अपने घर जाएंगे। इस बात का हमको, राजस्थान की जनता को भरोसा है। क्या सभी 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी? बिल्कुल, 7 सीटों उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी को घर भेजेंगे वापस। राजकुमार जी, अभी तक 23 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। आप यह तय नहीं कर पा रहे कि गठबंधन होगा या नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि गठबंधन होगा या नहीं, आज स्पष्ट हो जाएगा, कल स्पष्ट हो जाएगा, जो भी होगा। आप तय तो कर दीजिए कि एक लाइन में बता दीजिए। तो राजस्थान की जनता कर चुकी है, के माध्यम से राजस्थान की जनता तय कर चुकी है। 11 महीने के अंदर आपने राजस्थान की कैसे सेवा की है, और कांग्रेस पार्टी ने कैसे सेवा की थी? क्यों सर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? कांग्रेस पार्टी ने कैसा सेवा की थी, इसलिए उनको आईना दिखाकर विपक्ष के रूप में बिठा दिया जनता ने। कांग्रेस पार्टी की सेवा सामने आ चुकी है। अब 400 पार, 25 पार, तो कई मत कांग्रेस ने कैसे सेवा की थी? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आशीष जी, राजकुमार जी, रस्सी जल गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बल नहीं गया अभी तक। सरकार दोनों जगह बना ली, मंत्रिमंडल पूरी सरकार दोनों जगह बना ली। राजकुमार जी, जनता पार्टी का घमंड नहीं टूट रहा है। ठीक है राजकुमार जी, सरकार दोनों जगह बना ली, प्रदेश में और केंद्र में, दोनों जगह बीजेपी ने सरकार बना ली। नहीं मानेंगे, ये नहीं, ये तो माहिर है, देखिए तो सरकार बनाने माहिर है। आपको पता होगा राजस्थान में कितने डोले डाले थे, वो तो अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने मुकाबला किया। ये सरकार गिराने में, सरकार बनाने में, जोड़ तोड़ करने में, हॉर्स ट्रेडिंग करने में, लेकिन उसके बाद मौका मिला, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद मौका मिला, उनकी कलाई खोलने का आपको मौका मिला। चुनाव हुए, चुनाव में आपने तमाम बातें 2014 में मोदी सरकार थी, लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस ने सत्ता क्यों गंवा दी? मोदी सरकार ही है। मैं कह रहा हूं 2024 में फिर एनडीए सरकार आ गई। राजकुमार जी, सारे वरिष्ठ नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, आशीष जी, चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। चलिए, चेहरों की सुर्खियां उड़ी हुई है, राजकुमार तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि दोनों नेता जिन्होंने समर्थन दिया है किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, रुकी है, बहुत लंबा समय है, 5 साल लंबा पीरियड होता है। चलिए, दोनों समय की सीमा है, कितने कलाकार हैं। बिल्कुल समय की सीमा है दोनों से। मैं चलते चलते अंत में जानना चाहूंगा कि 7 सीटों को लेकर उपचुनाव राजस्थान में आपकी रणनीति जिस प्रकार से है, किस प्रकार की उम्मीद आप प्रदेश की जनता से करें? क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है। विपक्ष के लिए इसलिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि 7 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास में थी, 2 सीटें एक बीजेपी के पास में, गठबंधन के विपक्षी दलों के पास में थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए अग्नि परीक्षा ये चुनाव, तो वहीं दूसरी ओर पक्ष के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सत्ताधारी दल के लिए भी गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाने के लिए एक अच्छा मौका है और पूरा भरसक प्रयास बीजेपी की ओर से होगा। और ये चुनाव के रिजल्ट हैं, ये गुड गवर्नेंस पर मुहर जरूर लगाएंगे। 30-30 सेकंड में आप दोनों अपनी अपनी बात को कंप्लीट करें। सबसे पहले राजकुमार जी।
देखिए, हम राजस्थान के 11 महीने के अंदर जो इन्होंने कुशासन किया, राजस्थान की जो सरकार की जो विफलताएं हैं उनको लेके राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे। राजस्थान की जनता ने लोकसभा में वैसे इनको बता भी दिया है, लेकिन और उनको याद दिलाएंगे। राजस्थान की जनता को वैसे तो सब कुछ याद है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम मुद्दों को लेकर के राजस्थान की 7 सीटों पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हमारे उम्मीदवार शिकस्त देंगे। इस बात का निश्चित तौर पर आप भरोसा है कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं। वीरेंद्र जी, देखिए, इन उपचुनाव में सेवा, सुशासन और कल्याण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच जा रही है पुनः, और हमें पूर्ण विश्वास है 7 सीटों पर कमल खिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की नीति और नियति दोनों में फर्क यहाँ की जनता देख चुकी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पूर्व भी इनकी सरकार में क्या हुआ था, क्या नहीं, सब कुछ देखा था। और मैंने फिर कहा, ये 3 सीटों पर तो जमानत जब्त इनकी होने जा रही है, सलुम्बार, 84 और खींवसर। ये मुझे तो यही अभी दिख रहा है कि ये प्रत्याशी नहीं उतार पाएंगे, और प्रत्याशी उतार भी दिए तो निश्चित रूप से इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस को समझना चाहिए, अभी भी सकारात्मक राजनीति करे, राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, ना कि अपनी नूरा कुश्ती में विजय रहे। तो मैं तो यही चाहूंगा, मेरे मित्र से भी यही चाहूंगा कि वो सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़े, और जनता जो मूड बना चुकी है उसे पहचानिए। जनता सोच चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल पुनः खिलाना है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की किस प्रकार से उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में दोनों ही पार्टियों के लिए ये कांटे का मुकाबला है। एक और जहां कांग्रेस लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा करके गुड गवर्नेंस के दावों की पोल खोलने के जुगत में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार दमखम के साथ में उपचुनाव में उतरी हुई है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।